This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जा सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं कि आज क्या क्या है खास हमारे कार्यक्रम में। बेंगलुरु महानगर पालिका को जोड़कर फिर से तोड़ने की क्यों हो रही है कवायद। महानगरों के लिए क्या है ज्यादा मुनासिब, एक बड़ी महानगर पालिका या छोटी छोटी इकाइयां। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई में लग्जरी घरों की बिक्री में आई भारी गिरावट, क्या जरूरत से ज्यादा बन गए हैं लग्जरी मकान। क्या हमारे देश में लगातार पैर पसार रहे शहरों की जरूरतों को पूरा कर पाना अब उनकी नगर पालिकाओं के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या अब वक्त आ गया है कि इन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और छोटी छोटी नगर पालिकाओं में बांट दिया जाए। इस पर आज करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका या कहें कि ग्रेटर बैंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर। 2007 में बनी इस महानगर पालिका को 2 या 3 हिस्सों में बांटने पर विचार हो रहा है, लेकिन क्या ये सही दिशा में कदम साबित होगा। लक्ष्मी शिवदास की रिपोर्ट। आपने अगर लंदन बोरोस का नाम नहीं सुना है तो जल्द ही कर्नाटक सरकार की बदौलत इसे आप सुन लेंगे। लंदन के तर्ज पर अब बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन या बीबीएमपी को बांटने के बारे में विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो शहर का प्रशासन ज्यादा आसानी से हो सकेगा। Overall, the duties get decentralized, which अधिकारों और प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण बेहतर प्रशासन के लिए हमेशा अच्छा रहता है। हर नए दफ्तर में ज्यादा कर्मचारी होंगे, इसलिए मंजूरियां जल्दी मिलेंगी। जिन डेवलपर्स के कई प्रोजेक्ट हैं वो उन नगर महापालिकाओं से मंजूरियां ले सकते हैं। things should move faster. लेकिन ये जानने से पहले कि बीबीएमपी को क्यों बांटा जा रहा है, उसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका की जगह 2007 में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका या बीबीएमपी ने ले ली। राज्य सरकार ने बीएमपी के वार्ड, नगर परिषद और शहर के आसपास के गांव मिलाकर 145 वार्ड वाली महानगर पालिका बनाई। बाद में बढ़ाकर 198 वार्ड कर दिए गए, जो 8 जोन में फैले थे। शुरुआत में इसका मकसद एक ऐसी संस्था बनाना था जो संतुलित विकास कर सके और प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली मंजूरियों में देरी पर लगाम लगाए। लेकिन 6 साल बाद कॉरपोरेशन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए उसका बंटवारा होने के आसार हैं। इसे 2 या 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। जोन में फेरबदल होंगे और सबका अलग आयुक्त होगा। जानकार कहते हैं कि इसका मौजूदा और आइंदा के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर फंड देने में तालमेल और लोन चुकाने जैसी बातों पर बुरा असर पड़ेगा। निजी कंपनियों को बंटवारे के बाद अलग अलग नगर पालिकाओं से नए करार करने पड़ेंगे। साथ ही बेस्कॉम और BWSSB के भी अधिकार क्षेत्र बदलेंगे। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बंटवारे के कुछ दिनों बाद हालात बेहतर होंगे। ये सही काम है, इन्हें ऐसे टुकड़ों में बांट दें जो अपने आप काम करने में सक्षम हो। राज्य सरकार से थोड़ा सेंट्रल फंक्शनल मैनेजमेंट मिल जाएगा। इस स्तर पर बिल्डर के प्रस्ताव को भी बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। हाँ, कुछ चुनौतियां होंगी, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस राय से सब लोग सहमत नहीं हैं। कुछ लोग सियासी कारणों से विरोध कर रहे हैं, तो कई लोगों ने बंटवारे पर ये कहते हुए सवाल खड़े किए हैं कि इससे शहर की संस्थाओं के बीच तालमेल में और परेशानी आएगी। सरकारी एजेंसियों में ही तालमेल नहीं है।
बीबीएमपी की बीडब्ल्यूएसएसबी जैसी एजेंसियां काम करती हैं, फिर कोई और खुदाई करता है, एक दूसरे को बताते तक नहीं। बंटवारे से ये और बढ़ेगा। मौजूदा ढांचे को मजबूत करके नागरिकों को जोड़ने की जरूरत है। multiplied. जानकारों को डर है कि जैसे बीबीएमपी ने कावेरी स्टेज 2 वाटर सप्लाई जैसे कई प्रोजेक्ट्स को बदल दिए थे, अगर ध्यान न दिए जाए तो मौजूदा प्रोजेक्ट्स को भी वही हाल हो सकते हैं। बैंगलोर से लक्ष्मी शिवदास, एनडीटीवी। तो 2012 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। उस वक्त भी यही दावा किया गया कि ये शहर के लिए बेहतर होगा। तो क्या वाकई में किसी भी शहर के लिए छोटी कॉरपोरेशन बेहतर होती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के में कई महत्वपूर्ण ओहदे संभालने वाले राकेश मेहता, जो एमसीडी को बांटने की खींचतान के दौरान एमसीडी कमिश्नर भी रहे हैं, और प्रोफेसर जीएच अंसारी, जो कि टाउन प्लानर एंड कंट्री प्लानर हैं और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पूर्व निदेशक हैं। तो शुरुआत मेहता साहब आपसे ही करते हैं। आपने देखा एक यूनिफाइड 1 एमसीडी को, और आपने देखा बाद में अलग अलग ओहदों पे एक ऐसी एमसीडी जो अलग अलग हिस्सों में बंट गई। तो आप क्या मानते हैं कि दिल्ली के लिए क्या बेहतर रहा? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? वो ये होता है कि जो भी सरकारी विभाग हैं वो जनता के पास में जाके वहाँ पे सर्विस, अपनी सेवाएं दें। एमसीडी क्या करती है? 6 जो काम एमसीडी करती है, जो डेली उनको करना होता है, कूड़ा का सफाई, उसका ट्रीटमेंट, एंड यूज़ ट्रीटमेंट, स्ट्रीट लाइट का चलना, और ग्रीनिंग का करना, और बिल्डिंग प्लान देखना, और पब्लिक हेल्थ को संभालना। मैं मानता हूँ कि जब तक जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो वार्ड के लेवल और आरडब्ल्यूए के पास नहीं जाएंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि ऊंचे लेवल पे होते हैं, रीजनल लेवल पे होते हैं। उसके लिए तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी बैठी हुई है और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। तो ये आधार ये है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो भी फैसले होने हैं जनता के लिए, और 80% जो लोगों का काम, जनता का काम एमसीडी से होता है। तो इसलिए ये जो आधार था इसका बांटने का वो ये था। और दूसरी बात ये थी कि सिटी का डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा था कि ये 3 को बांटने में जो उनका जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। चलिए, आप मानते हैं कि एक बेटर कनेक्ट आ जाता है इससे सिविक एजेंसी और लोगों में। आप यहाँ क्या कहेंगे अंसारी साहब? आप इस बात को मानते हैं कि वाकई में दिल्ली वाले क्या अपनी महानगर पालिका से बेहतर जुड़ गए हैं अब? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में जो बेसिक आइडिया था 3 हिस्सों में डिवाइड करने का, वो यही था कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के और ज़्यादा करीब ले जाना। तो अब हम जब कहते हैं कि हमने छोटी छोटी म्यूनिसपैलिटीज़ अच्छी होती हैं, छोटी से क्या मतलब है? दिल्ली की पॉपुलेशन इस वक्त 1.5 करोड़ है। अगर हम एवरेज 3 हिस्सों में बांट दें उस पॉपुलेशन को, तो इसका मतलब हर 3 म्यूनिसपैलिटीज़ के पास अब 50-50 करोड़ आबादी को, 50-50 लाख आबादी देखने के लिए है। तो अब ये तो बाई इटसेल्फ मेगा सिटीज़ हैं, ये डिवाइड होने के बाद भी मेगा सिटीज़ हैं। तो हमारे दिमाग में तो बात ये आती है कि अगर डिवाइड ही करना था तो हमने इसको 15 हिस्सों में या 20 हिस्सों में डिवाइड करना होता, ताकि एक म्यूनिसपैलिटी में 7-8 लाख पॉपुलेशन को देखा जाता। तब हम कह सकते थे कि हाँ भाई, ये मुद्दा पूरा हुआ हमारा। ये एक तो अलग सी बात है। मगर दूसरी बात जो हमने देखी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जब हम डिवाइड करते हैं छोटी छोटी म्यूनिसपैलिटीज़, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कैपिटा बढ़ जाता है। मगर ये है कि अब छोटी से क्या मुराद है? हमारी तो जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, वो कनाडा में एक स्टडी हुई तो उन्होंने प्रूव किया कि जो छोटी म्यूनिसपैलिटीज़ है उसमें पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ 4 times द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज म्यूनिसपैलिटीज़। मगर उनके यहाँ ये था कि उनकी म्यूनिसपैलिटी 1000 और से लेकर 5000 पॉपुलेशन की छोटी म्यूनिसपैलिटी और 5000 पॉपुलेशन ज़्यादा की बड़ी म्यूनिसपैलिटी, उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। यहाँ पे आपको क्या लगता है मेहता साहब कि कहीं ना कहीं अगर बहुत ही आप माइक्रो जाने की बात कर रहे हैं, तो कई पार्टियों ने तो मोहल्ला सभा की बात कर दी, कह दिया कि सिटीजन ही गवर्न करें, तो फिर उतना माइक्रो क्यों ना चले जाए? पर और जब आप इतना माइक्रो जाते हैं तो एक दिल्ली जैसे शहर या कोई और बड़ा शहर, उसके बड़े इश्यूज थोड़े बहुत ट्रिवलाइज नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखिए, इसमें बैलेंस की ज़रूरत है। जैसे प्रोफेसर अंसारी सिंह जी ने कहा कि रिसोर्स स्टेबलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि
विदेशों के तुलना में दिल्ली की जो कॉरपोरेशन है वो 20% से ज़्यादा अपने रिसोर्स जुटा नहीं पाते टैक्स लगाकर, और बाकी जो है उनको या तो केंद्र सरकार से या स्टेट की सरकार से मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बहुत अगर छोटा कर देंगे तो उसमें फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। पर अगर मैं मानता हूँ कि 3 या 4 मिलियन पॉपुलेशन की अगर एक कॉरपोरेशन हो तो उसमें वो रिसोर्स जुटाने की कैपेसिटी होती है। और दूसरी बात ये कि केवल ये कॉरपोरेशन पर ये काम जो मैंने आपको बताया 6 काम, उनसे सीमित रखने से काम नहीं होगा। इसमें डेलीगेशन वार्ड लेवल तक जाना पड़ेगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मिलवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होगा, जैसे आप सफाई अभियान में आज सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि भाई सफाई कर्मचारी थोड़ी की सफाई कर सकता है सब, इसमें जनता को साथ में आना पड़े। तो ये सब काम ऐसे हैं जिसमें कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब कॉर्पोरेशन छोटी हो। कॉर्पोरेशन छोटी हो तभी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ अंसारी साहब, आप बताइए आपके एक्सपीरियंस में, हमने मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे देखी है, एमसीडी जब एक थी तब भी देखी है 3 एजेंसियों की, उसमें ही इतनी दिक्कत आती थी। तो अगर आप किसी बड़े शहर का एग्जाम्पल लीजिए और उसमें अगर इतनी सारी एजेंसीज होंगी तो आपको लगता है एक साथ तालमेल हो पाता है? नहीं हो पाता ना। अब देखिए उसके अंदर उस मल्टीप्लिसिटी में हमने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर दी। अब सवाल ये है कि अब जैसे मेहता साहब एग्जांपल्स दे रहे थे, वो छोटे छोटे जो म्यूनिसिपल फंक्शंस होते हैं, मगर आप देखिए म्यूनिसिपैलिटी का एक काम ये भी तो है वाटर सप्लाई, सीवरेज। हमारे यहाँ नहीं है, कुछ और एजेंसीज बना दी गई हैं, मगर उनका बेसिक म्यूनिसिपल फंक्शन वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो शहर के उनके जो नेटवर्क्स होते हैं वो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं। अगर वो नेटवर्क आपने म्यूनिसिपैलिटीज़ के बीच में बांट दिया तो अब वो उसकी कंटिन्यूटी कहाँ रहेगी? तो वो तो एक एडिशनल प्रॉब्लम शुरू होगी ना। आपके पास जल बोर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आपके पास डेवलपमेंट अथॉरिटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आपके पास जो बहुत सारी म्यूनिसिपल फंक्शन है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास है। ये बात मैं मेहता साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी। मेहता साहब, ये शिकायत हमेशा रहती है कि पहले जल बोर्ड आके खुदाई कर, पहले एमसीडी सड़क बना जाती है, फिर जल बोर्ड आके खुदाई कर जाता है, फिर एमसीडी उसको नज़रअंदाज करती रहती है, कभी कभार पीडब्ल्यूडी का एरिया होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या ये दिक्कतें बढ़ नहीं जाएंगी? नहीं, मैं ये कहूँगा ये एक प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखिए कोई भी बड़ा शहर होगा उसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम करने आएंगी और ये बढ़ेगा, ये कभी कम नहीं हो सकता। तो किस तरह से प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन ग्राउंड लेवल पे हो, ये एक चुनौती सभी शहरों में हो, सभी बड़े शहरों में, चाहे आप लंदन देख लो, चाहे न्यूयॉर्क देख लो, चाहे टोक्यो देख लो। पर टोक्यो में भी अगर आप देखें तो 34 म्यूनसिपैलिटी हैं, लंदन में 33 हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन होता ही है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन तो अगर हम चाहें तो हो सकता है। आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, पूरी दिल्ली का एक इंच डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। तो और अगर डिजिटल तरीके से अगर हम ये कोऑर्डिनेशन को हम करें तो मैं नहीं मानता ये कैसे नहीं हो सकता। ये तो करना ही पड़ेगा। इसको हम एक्सक्यूज़ मानकर ये नहीं कहते जी हमसे काम नहीं होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक कमिश्नर किसी म्यूनिसिपैलिटी का दूसरे कमिश्नर की बात सुनेगा, या इन सब के ऊपर एक कोई कॉमन पावर बिठानी ज़रूरी हो जाएगी? नहीं, मैं नहीं मानता कोई कॉमन पावर बिठाने की ज़रूरत है। एक बार आपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो तय कर दिए कि डीजेबी कब काटेगी, एमसीडी कब रोड बनाएगी, या जो टेलीफोन लाइन है वो कैसे लगेगी, कब लगेगी, एक बार वो तय कर दिया प्रिंसिपल, तो फिर उसको कई तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। और ये हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये हर बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर चाहते हैं तो ये हो सकता है, और ये करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं, और आजकल तो दिल्ली शहर में मैं समझता हूँ कॉमन सर्विसेज अंडरग्राउंड ले करने की ज़रूरत है। उस पर भी कुछ काम शुरू किया था काफ़ी साल पहले, वो हो नहीं पाया। पर अगर इस तरह का हम सोचते हैं विचार कि सर्विसेज कॉमन अंडरग्राउंड, वाटर पाइपलाइन है, सीवर लाइन है, केबल्स हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, तो अगर इस तरह का हम आधुनिक अगर डिसीजन अपनाते हैं तो ये समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अंसारी साहब, आप
अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी छोटी म्यूनिसपैलिटी के अगेंस्ट या उनके खिलाफ आपकी सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट क्या है, तो वो क्या रहेगी? क्योंकि आप मुझे ये भी बता रहे थे कई इलाकों में हमने देखा है कि वो दोबारा छोटी छोटी म्यूनिसपैलिटीज़ को जोड़ करके पुरानी एक बड़ी म्यूनिसपैलिटी नहीं, मुझे पता है, मैं तो टोरंटो का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। टोरंटो में उन्होंने 2 टियर म्यूनिसपैलिटी गवर्नमेंट बनाई थी। एक टियर जो वो थी जो म्यूनिसपैलिटीज़ की अपनी थी, डिफरेंट, टोरंटो शहर जो था डिफरेंट म्यूनिसपैलिटीज़ में बटा हुआ था। उसके ऊपर चूँकि यही रीजनल सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बनाई। अब उसका तालमेल बड़ा मुश्किल हो गया और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली हुआ ये कि उनको मर्ज करना पड़ा। उनकी एक प्रॉब्लम ये भी थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि अब एक म्यूनिसपैलिटीज़ के पास सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, दूसरी म्यूनिसपैलिटी के पास सारे कमर्शियल एरियाज हैं, तीसरी म्यूनिसपैलिटीज़ के पास सबर्बन लो डेंसिटी एरियाज हैं। तो अब उनके सबके रिसोर्स बेस तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना। एक होती है तो सब इसका जमा किया, उधर जो खर्च हो गया, अब वो सब बढ़ जाएगा। तो उसको फिर कैसे करेंगे आप? कैसे उसको एक फंडिंग जो है म्यूनिसपैलिटीज़ की, जो जहाँ के ऊपर रिसोर्स बेस अच्छा नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, कॉमर्स नहीं है, तो उनको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जैसा कि वो शायद टोरंटो में हुआ और उनको फिर हटाना पड़ा उसको। चलिए, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन लगता यही है कि ये थोड़ी सी एक ऐसी बहस है जिसपे दोनों तरफ से बराबर खींचतान चल रही है, लेकिन तालमेल एक ऐसी बात उठ के सामने आया है जो कि अगर हो तो काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं, और उसी की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बांटना और नहीं बांटना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना तालमेल पैदा करना है। आप दोनों स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है कहाँ पर।